विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो देखिए विद्यार्थियों, आज हम जिस प्रकरण का अध्ययन करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही उपयोगी है। स्कूली शिक्षा में तो है हमारे लिए उपयोगी है ही, इसके साथ साथ विभिन्न जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं वह उसमें भी हमारे लिए बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। तो वह बिंदु है अपठित गद्यांश। तो अपठित गद्यांश जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि अपठित अगर अर्थात बिना पढ़ा हुआ, और गद्यांश कि जिसको हमने नहीं पढ़ा उस गद्यांश को अगर हमारे सामने हल करने के लिए आ जाए तो किस प्रकार हम हल करें। और निश्चित रूप से आज इस भाग में, क्योंकि जो हमारे सामने समस्या होती है कि शीर्षक किस प्रकार ढूंढे, प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार दे, कई हमारे उत्तर कितने बड़े होने चाहिए, कितनी सीमा रहनी चाहिए उनकी, ये सारे प्रश्न हमारे मन में आते हैं। तो इस भाग में इन समस्त समस्याओं का मैं समाधान करने का पूरा प्रयास कर रहा हूं और निश्चित रूप से आपके इन समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो बने रहिए। तो पहले जैसे उदाहरण के स्वरूप मैंने एक गद्यांश आपके समक्ष रख रखा है। तो पहले हमको क्या करना है, किसी भी गद्यांश को पढ़ते समय देख करके उसको घबराना नहीं है। पहला काम क्या करना है, हमको उस गद्यांश को भली प्रकार से पढ़ना है। अब पढ़ते समय हम गलती क्या करते हैं, हम सुनते हैं, अधिकतर कहते हैं सब, कोई से भी पूछेंगे कि अपठित गद्यांश किस प्रकार हल करें तो वो कह देते हैं 3 बार पढ़िए, आप 2-3 बार ध्यान से पढ़िए अपठित गद्यांश, फिर उत्तर दीजिए, हल हो जाएगा। लेकिन मेरा मानना दूसरा है कि आप अपठित गद्यांश को पढ़िए, निश्चित रूप से पढ़िए, और पढ़ते समय हो सकता है कि आपको वो गद्यांश कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो और हम सोच रहे हैं कि ये तो इतना पढ़ दिया कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो भी आप पढ़िए और पढ़ते हुए चले जाइए। पढ़ते पढ़ते अब यहां तक नहीं रुकना कि गद्यांश पढ़ लिया हो गया काम, अब नहीं पढ़ना, उसको प्रश्नों तक समेत पढ़िए, प्रश्न समेत पढ़िए। अब प्रश्न समेत हमने इस गद्यांश को पढ़ लिया, पढ़ने के पश्चात पुनः पढ़िए उस गद्यांश को, और पुनः पढ़ते समय फिर हमको इन प्रश्नों का भी ध्यान तो रहेगा। जहां पर हमको एहसास हो कि यहाँ कोई बात ऐसी आ रही है, इस प्रकार का प्रश्न नीचे पूछा हुआ भी है, तो वहीं पर हम नोट कर ले, लगा ले अनुमान कि क्या वो प्रश्न ये तो नहीं है जिसका उत्तर ये है, और इस प्रकार अनुमान लगा करके और हम निश्चित कर ले कि हाँ वास्तव में यही प्रश्न है और यही उत्तर है। तो जैसे उदाहरण के रूप में ये जो गद्यांश आपके समक्ष दिया गया, इसको एक बार मैं हल करके बता रहा हूं। जिस तरीके से मैं हल कर रहा हूं उस तरीके को आप ध्यान रखना। अब देखिए, जैसे पहले मैं पद्यांश को पढ़ करके सुना देता हूं जिससे हमको ध्यान में आ जाएगा। मैं जिस प्रकार पढ़ रहा हूं कि तुलसीदास भारत के श्रेष्ठ कवि है, ठीक, वे भक्ति आंदोलन के निर्माता है, उनके साहित्य का सामाजिक महत्व भक्ति आंदोलन के सामाजिक महत्व पर निर्भर है, उससे पूरी तरह संबंध है। इस भक्ति आंदोलन की पहली विशेषता यह है कि वह अखिल भारतीय है। देश और काल की दृष्टि से ऐसा व्यापक सांस्कृतिक आंदोलन संसार में दूसरा नहीं है। ईसा की दूसरी शताब्दी में ही आंध्र प्रदेश में कृष्ण उपासना के चिन्ह पाए जाते हैं। गुप्त सम्राटों के युग में विष्णु नारायण वासुदेव की उपासना ने अखिल भारतीय रूप ले लिया है। 5वीं शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी तक तमिलनाडु भक्ति आंदोलन का प्रमुख स्रोत रहा है। आलवार संतों की कीर्ति सारे भारत में फैल गई है, और कश्मीर में ललित, तमिलनाडु में आंदाल, बंगाल में चंडीदास, गुजरात में नरसिंह मेहता। भारत के विभिन्न प्रदेशों में भक्त कवि लगभग 1500 वर्ष तक जनता के हृदय को अपनी अमृतवाणी से सींचते रहे। ठीक है, यह हमने इसका वाचन किया, मन में पढ़ लिया। पढ़ने के पश्चात यही नहीं रुकना, इसके कुछ प्रश्न जो नीचे दिए हुए उनको भी साथ के साथ पढ़ देना है। प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक दीजिए। दूसरा है, भक्ति आंदोलन की कोई एक विशेषताएं बताइए, एक विशेषता बताइए। फिर तीसरा, आंध्र प्रदेश में कृष्ण उपासना के संकेत कब मिले। चौथा प्रश्न है, 5वीं से 9वीं शताब्दी के बीच भक्ति आंदोलन का
प्रमुख केंद्र रहा। अगला, चंडीदास व नरसिंह मेहता का संबंध भारत के किस प्रांत से है? यह हमने प्रश्न समेत पूरा पढ़ लिया। अब रही बात पहला प्रश्न के उत्तर देने की बात, शीर्षक। शीर्षक, अब इसके बाद में शीर्षक का उत्तर देंगे हम। शीर्षक कहाँ मिलेगा? अलग से तो कहीं बनेगा नहीं शीर्षक। तो शीर्षक किस प्रकार का होना चाहिए? तो देखिए बालकों, शीर्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि शीर्षक हमेशा छोटा होना चाहिए और शीर्षक कभी भी वाक्य का रूप धारण नहीं करना चाहिए, अर्थात वाक्य नहीं बनना चाहिए। अगर उसको वाक्य का रूप दे दिया हमने तो शीर्षक नहीं है वो। शीर्षक सटीक और छोटा होना चाहिए। तो इस गद्यांश को पढ़ने के बाद में हमारे मन में क्या है कि शीर्षक क्या हो सकता है? तो एक बात और देखो, प्राय अधिकांशतः शीर्षक प्रथम या अंतिम पंक्तियों में कहीं कहीं नजर आ ही जाता है। तो उस प्रथम और अंतिम पंक्ति को हम ध्यान से पढ़ें और उसके बाद में शीर्षक का अनुमान लगाना प्रारंभ कर दे। अब प्रथम पंक्ति देखिए हमने, तुलसीदास भारत के श्रेष्ठ कवि है, वे भक्ति आंदोलन के निर्माता है, उनके साहित्य का सामाजिक महत्व भक्ति आंदोलन के सामाजिक महत्व पर निर्भर है। और दूसरी बात हम गौर करें तो आपको इसको पढ़ने के पश्चात ये भी लग रहा होगा कि कहीं न कहीं इसमें भक्ति आंदोलन के ऊपर चर्चा की गई है। तो भक्ति आंदोलन निश्चित रूप से हमारे दिमाग में आ गया कि इसका शीर्षक भक्ति आंदोलन भी हो सकता है। अब एक बात और है कि शीर्षक को देख करके ये नहीं माने कि मैंने जो शीर्षक लिखा है या उसका जो शीर्षक है वो तो अलग है, मेरा शीर्षक अलग है, इसका सही है मेरा गलत है। शीर्षक कई प्रकार से हो सकते हैं लेकिन उसका जो मूल है वह बात एक ही है। तो इस प्रकार कोई भिन्न भिन्न शीर्षक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस पर आश्रित होना चाहिए, उसी से संबंधित वो होना चाहिए। अब मान लो किसी ने लिख दिया भक्ति आंदोलन, शीर्षक लिख दिया मान लो किसी ने भक्ति आंदोलन, भक्ति आंदोलन, तो भी शीर्षक सही है। ये और लिख दिया भक्ति आंदोलन और तुलसीदास, या तुलसीदास और भक्ति आंदोलन, तो यहां पर भी शीर्षक सही मान लिया जाएगा। तो इस प्रकार हमको शीर्षक, अब ये नहीं कि भक्ति आंदोलन में तुलसीदास की भूमिका, ये भी यहां तक तो सही है, लेकिन तुलसीदास ने भक्ति आंदोलन में योगदान दिया, ये शीर्षक नहीं है, ये वाक्य है। तो शीर्षक छोटा होना चाहिए। तो शीर्षक हमने लिख दिया भक्ति आंदोलन या तुलसीदास और भक्ति आंदोलन, इस तरीके से कुछ भी शीर्षक हमने दे दिया। और छोटे में ही जो काम हो रहा है हमारा, भक्ति आंदोलन में ही काम हो रहा है, तो फिर अनावश्यक विस्तार क्यों दे, उसको छोड़ दे उसको। तो भक्ति आंदोलन का शीर्षक हो गया। अब बात भक्ति आंदोलन की कोई एक विशेषता बताइए। एक पूछिए तो एक ही बतानी है, दो नहीं बतानी है। तो क्या भक्ति आंदोलन की विशेषता, पहली विशेषता क्या है कि यह अखिल भारतीय है। क्या ये अखिल भारतीय? तो एक विशेषता लिख देंगे कि भक्ति आंदोलन एक अखिल भारतीय है। दूसरी विशेषता पूछे तो दूसरी लिखेंगे, बाकी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। देश और काल की दृष्टि से सर्वव्यापक सांस्कृतिक आंदोलन संसार में दूसरा नहीं है। तो पूछे तो दूसरी लिख देंगे, विशेषताएं लिखिए तो दोनों लिख देंगे। अन्यथा जितना पूछ रहे हैं, एक ने संख्या लिखी तो एक ही लिखेंगे, अनावश्यक न बढ़ाए। आंध्र प्रदेश में कृष्ण उपासना के संकेत कब मिले? तो कब का उत्तर कब में जितना है उतना ही देना चाहिए। तो कब मिले? तो कृष्ण उपासना का संदेश, आंध्र प्रदेश में कृष्ण उपासना के चिन्ह पाए जाते हैं और उपासना से लेकर भारतीय रूप ले लिया। अब यह कब मिला? 5वीं से 9वीं शताब्दी तक तमिलनाडु में प्रमुख स्रोत रहा है। तो ईसा की दूसरी शताब्दी, देखो यहां पर शब्द आ गया ईसा की दूसरी शताब्दी में। तो क्या गौर किया कि कृष्ण उपासना शब्द जो मेन है
कृष्णोपासना शब्द जो पढ़ा हमने, वह कृष्णोपासना शब्द कहां पर है, यहां पर हमने देख लिया। तो ये लाइन कहां से चालू हो रही है, ये चालू हो रही है यहां से। ईसा की दूसरी शताब्दी में ही आंध्र प्रदेश में कृष्णोपासना के चिन्ह पाए जाते हैं। ठीक है, तो वो लाइन पढ़ने के बाद में हमको लगा कि उत्तर इसी में तो सीमित है, इसी में तो समय उत्तर कब मिले, दूसरी शताब्दी में। तो क्या लिख देंगे, दूसरी, ईसा की दूसरी शताब्दी में। ठीक है, शताब्दी में। ठीक है, यहां तक हो गया। 5वीं से 9वीं शताब्दी के बीच भक्ति आंदोलन का प्रमुख केंद्र क्या रहा, अभी पढ़ा था पढ़ने। 5वीं से 9वीं शताब्दी कहां पर है, 5वीं शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी तक भक्ति आंदोलन का प्रमुख केंद्र क्या रहा, प्रमुख स्रोत रहा तमिलनाडु। जैसे लाइन पढ़ेंगे हम तो अपने आप स्पष्ट भी हो जाएगा। अब यहां पर केंद्र रहा था, आपको भी लग रहा है एक शब्द में उत्तर आना चाहिए, अनावश्यक विस्तार नहीं करना। चंडीदास और नरसी का संबंध भारत के किस प्रांत से है, यहां पर नाम आ गया चंडीदास और नरसी मेहता, दोनों नाम आ गए। दोनों नामों में चंडीदास किधर से है, बंगाल में, और नरसी मेहता गुजरात में। पढ़ते समय ध्यान रखना, कहीं ऐसा नहीं है चंडीदास गुजरात लिख दो, क्योंकि पहले उसका नाम वहीं पर आ चुका था। तो चंडीदास का संबंध बंगाल से और नरसिंह मेहता का संबंध गुजरात से। इस प्रकार हम उत्तर अलग अलग लिख के देंगे, चंडीदास बंगाल और नरसिंह मेहता गुजरात, इस प्रकार उनका संबंध रहा। तो इस प्रकार से हमको अपठित गद्यांश हल करना है। और भी विभिन्न प्रकार के जो अपठित गद्यांश के उदाहरण है वो समय समय पर मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा, और आपको समय पर प्राप्त हो जाए इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।